तक हम लोग इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कैसे रेट ऑफ अपीयरेंस वर्क करता है, कैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वर्क करता है, क्या रेट लॉ होता है, रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है, इंटीग्रल रेट इक्वेशन क्या होती है। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हुए समझते हैं कि रिएक्शंस एक्चुअली हो कैसे रही हैं, ठीक है, और जो रिएक्शंस हो रही है उनकी रेट है ना किन किन बातों पर डिपेंड करती है। ठीक, देखो कभी कोई रिएक्शन होती है तो हमारे पास में इस तरह की कुछ स्टेप्स होती है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है H2 + I2 = 2HI। इसमें हाइड्रोजन का कोई मॉलिक्यूल है आयोडीन के कोई मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए, तो ये हमारे पास में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये कोई आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ से HI बन रहा है, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। तो जब ये हो रहा होता है तो हमारे पास में कुछ इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जिसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स तो अलग हो रहे होते हैं, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स भी अलग हो रहे होते हैं, और हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो स्टेट होती है, इस स्टेट को हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके बाद में क्या हो रहा होता है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और HI का एक मॉलिक्यूल हम लोगों को मिल गया और एक इधर वाला HI का मॉलिक्यूल हम लोगों को मिल गया। तो इस तरीके से हमारे पास में 2 HI के मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए। इस तरीके से ये कोई मोटा मोटी कोई रिएक्शन हो रही होती है, ठीक। दूसरी चीज हम लोग और पढ़ते हैं कि 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बताओ जरा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन से एनर्जी बाहर निकल जाती है। इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स है उनकी एनर्जी प्रोडक्ट बनने के बाद में कम हो गई है, यह मतलब है, यानी कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में कम होती है। एक तो एनर्जी ग्राफ जब इसका बनाया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से शो किया जाता है। ये हमारे पास में रिएक्टेंट्स की पोजीशन है, इनकी एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है तो इसको थोड़ा ऊपर बना रखा है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग एंथैल्पी बोल देंगे, इससे हम लोगों को अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये हमारे पास में कुछ लेवल है जो जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला लेवल बोलते हैं, या ये बोल देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास में वो पोजीशन है जहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। उससे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, इसके बाद में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूट जाता है और हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ के रखना। इस वाले पोजीशन पर, इस वाले टॉप मोस्ट पॉइंट पर हम लोगों को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को हम लोगों ने EA से शो कर रखा है। इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा होता है कि जो रिएक्शन है वो बाहर से एनर्जी लेती है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी वो बढ़ जाती है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी के कंपैरिजन में कम होती है। ये हमारे पास में एंथैल्पी हो गया। यहाँ पर ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला पॉइंट बोलते हैं और यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी जो कुछ भी है ना, उसको तब डिफाइन किया हुआ है जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होती है, तब नहीं कि जब हम लोगों ने इसके अंदर वेरिएशन कर दिए। इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। ये बहुत ही काम की चीज है। अब देखो कोई भी रिएक्शन हो रही होती है तो यहाँ तक इस रिएक्शन को पहुंचना होता है जहां पर कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये नहीं बनेगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी आगे। तो इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स है उनकी एनर्जी इस लेवल तक पहुंचनी चाहिए। अब हमारे पास में कोई रिएक्शन है तो उसमें बहुत सारे रिएक्टेंट्स है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर इधर उधर मूव कर रहे हैं, उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। तो वो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। कुछ की एनर्जी तो इतनी होती है कि वो ऑटोमेटिकली इस पोजिशन पर रहते हैं, है ना, जहां पर उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और उसके कारण से प्रोडक्ट बन जाता है, बन सकता है, ठीक है। और ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी इस पॉइंट से कम होती है, तो वो लोग इस पॉइंट पर रीच ही नहीं कर पाते, अप्रोच नहीं कर पाते, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही कैसे बनेगा, ठीक है। तो उसके कारण से वो प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो रिएक्टेंट्स है उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दो, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी देने के बाद में हो सकता है कि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाए, मतलब ये वाला गैप कवर हो जाए, तब फिर ये जो रिएक्टेंट्स है उनके लिए चांस है कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग इनको एनर्जी दे दें और ये यहाँ पर पहुंच जाए और ये 100% एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाकर रिएक्शन या फिर प्रोडक्ट बना ले। ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग खाली इतनी एनर्जी दे देते हैं जिससे ये यहाँ पर पहुंच जाए, हमारा काम खत्म। उसके बाद में दूसरी चीज वर्क करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिएंटेशन। जब हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं तो ये कुछ प्रॉपर ओरिएंटेशन में वर्क करने चाहिए।
है ना। जैसे मान लो कि की और लोक वाली कंडीशन को हम लोग समझते हैं। जैसे ये कुछ हमारे पास में सेब है, जैसे कैटलिस्ट हम लोगों ने पढ़ रखा होगा, और ये कुछ और हमारे पास में सेब है, ठीक है। अब ये मान लो किसी तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसमें फिट होना चाहिए एट ए टाइम। ये फिट हो पाएगा तब तो हम लोग ये बोलेंगे कि इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर था। ये जब भी कोलाइड कर रहे हैं और ये मान लो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोलाइड कर जाते हैं, तब तो इसके फिट होने के चांस ज्यादा हैं। इसकी जगह पर मान लो ऐसा हो रहा है कि ये कुछ रिएक्टेंट है और ये मान लो ये दूसरा रिएक्टेंट कुछ ऐसे, ये मान लो कोलाइड करते हैं, ठीक है। एनर्जी है दोनों, इसमें भी एनर्जी है, इनमें भी एनर्जी है, लेकिन जब ये कोलाइड करते हैं तो ये इसमें फिट ही नहीं हो सकता है। तो अभी हमारे पास में चांस कम है कि इधर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट बन पाएगा, ठीक है। तो इस केस में चांसेस कम है, इस केस में चांसेस ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये कि जब रिएक्टेंट्स को हम लोग सफिशिएंट एनर्जी दे भी देते हैं और वो इस लेवल तक पहुंच भी आते हैं, तो भी उनका फाइनली प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं है। वो प्रोडक्ट केवल तभी बना पाएंगे जब वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो, इस तरीके से हो, ठीक है। यानी कि अच्छा कोलिजन हो पाए, ठीक है ना। कोलिजन तो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर कोलिजन हो पा रहा है, तब चांसेस बनते हैं कि उनसे प्रोडक्ट बनेगा। इस चीज को समझ के रखना है। तो ये जो ग्राफ है इसको कोई नहीं पूछ रहा है, ये खाली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि है क्या चीज। अब जो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे थे वो क्या हो गया कि रिएक्टेंट्स को एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम लोग दे रहे हैं, जिसके कारण से वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पर पहुंच रहे हैं या उस लेवल तक पहुंच रहे हैं, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसके अंदर हम लोगों को इस डिफरेंस के इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें इस वाले डिफरेंस के इक्वल हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो किसमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ रही है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम लोगों को ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये डिफरेंस समझ में है, ठीक है। देख लो ये गैप इसमें ज्यादा होता है ना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम लोगों को ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक। अब एक और देखो, इधर साइड में दो ग्राफ बने हुए, इन ग्राफ को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या बता रखा है? हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, ठीक है। तो हम लोगों को ग्राफ पूछता है एग्जाम में, तो ये ग्राफ हम लोगों को बनाना है। ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, और ये कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि वाई एक्सिस पर हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मार्क कर रहे होते हैं और एक्स एक्सिस पर एनर्जी मार्क कर रहे होते हैं। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है। ये खाली ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी पर, जैसे मान लो ये वाली एनर्जी है, इस वाली एनर्जी पर कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ना जिनके पास इस तक सफिशिएंट एनर्जी है, ठीक। तो जैसे मान लो ये मार्क लाइन हम लोगों ने बना ली, क्योंकि हम लोग इस चीज में इंटरेस्टेड है कि रिएक्शन हो जाए, तो हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली लाइन में इंटरेस्टेड है। तो ये मार्क लाइन हम लोगों ने बना ली है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद मतलब जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है वो कितने से मॉलिक्यूल्स हैं? वो खाली इतने से मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, केवल तभी बनाएंगे जब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेंगे, नहीं तो चांस कम है, ठीक है। बना सकते हैं लेकिन इनका बनाना 100% जरूरी नहीं है। और देखो मेजोरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस तरफ है, लेफ्ट साइड में, इस लाइन के लेफ्ट साइड में, उनकी एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होती है वो कम होती है और ये प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले तो इतनी एनर्जी हो, उसके बाद में वो कोलाइड करेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन में, तब प्रोडक्ट बना पाएंगे, है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी हमारे लिए काम के नहीं है, ये भी प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी रिएक्शन है उसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। तो देखो क्या हो रहा है। तो ये जो पहला वाला ग्राफ है ये तो इसके जैसा ही है T1 टेम्परेचर पर, और ये जो दूसरा ग्राफ है ये T2 टेम्परेचर पर। T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। तो ये जो ग्राफ है थोड़ा सा नीचे बन जाता है, थोड़ा फ्लैट बन जाएगा ना। ये जो लाइन है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली लाइन है। अब देखो ये ग्राफ थोड़ा सा कम हो गया या ये बोल दो फ्लैट हो गया, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास में एक्स्ट्रा आ गया। ये जो इधर वाला शेडेड पोर्शन है ये एक्स्ट्रा आ गया, तो हम लोग को एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स मिल गए ड्यू टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर, है ना, विच आर हैविंग एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी विच कुड रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। अभी भी चांस पर डिपेंड करता है। हमेशा ये सारे मॉलिक्यूल्स जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है ये प्रोडक्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, चीज को समझना है, ठीक भाई। खाली एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स हम लोगों को मिल गए। देखो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है, उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्ड हम लोगों को ध्यान रखना है
इस केस में मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कम है, और जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना। ये नई वाली मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है और ये पुरानी वाली मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। तो फिर से इस पॉइंट को बोल रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्स्ट्रा मोलिक्यूल्स आ जाते हैं, लेकिन इन एक्स्ट्रा मोलिक्यूल्स का प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं होता है। प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेंगे। कोलिजन तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना जरूरी नहीं है, ये अपने हाथ में नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज करना हमारे हाथ में है। फिर दूसरा, ये जो पॉइंट होते हैं जहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स मैक्सिमम है, उस पॉइंट को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये चीज याद रखनी है। तो अब तक जो हमने बात की, जो हम लोगों ने ग्राफ स्टडी की है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, उसके बाद में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वाला ग्राफ है स्टडी की है ना, उनको हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटिफाई किया है। इसको क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास में बहुत बड़ी इक्वेशन है जिसको हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। और ये आर्हेनियस इक्वेशन एक्चुअली क्या बता रही होती है कि जो रेट कांस्टेंट है के, वो टेम्परेचर टी पर कैसे डिपेंड करता है, ये चीज ये यहाँ पर बता रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत कंक्लूड करते हैं। देखो, एक तो क्या हो रहा था कि हम लोग इस तरह के ग्राफ बनाए हुए थे, ये हमारे पास में रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और ये हमारे पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल है। तो मॉलिक्यूल्स को हम लोग को इस लेवल तक पहुंचाना है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे देंगे? जब हम लोग उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, या फिर बोल दो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो चांस ये है कि वो ज्यादा कोलाइड करेंगे, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। ठीक है, अभी भी एक दिक्कत है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा नहीं होगा ये अलग मैटर है। ठीक है, तो कम से कम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, या फिर बोल दो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। तो इस चीज को हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। ठीक, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को एग्जाम में पूछी हुई वो ये कि टेम्परेचर में हम लोग मान लो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस ला देते हैं, या बोल दो 10 केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो चाहे डिग्री सेल्सियस लेके चाहे केल्विन लेके एक ही मतलब है। तो जब हम लोग टेम्परेचर में 10 का चेंज ला देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन का चेंज ला देते हैं, तो जो रेट कांस्टेंट है ये ऑलमोस्ट डबल होता है। रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है? डबल होता है, ऑलमोस्ट डबल। इस चीज को हम लोगों को याद रखना है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब ये हो गया कि जो हमारी रेट है वो किस पर, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये किस पर डिपेंड कर रही है? रेट कांस्टेंट पर डिपेंड कर रही है। और ये जो रेट कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। ये कौन सी इक्वेशन से दिया जाता है? आर्हेनियस इक्वेशन से दिया जाता है। तो कोई ये पूछता है कि हाउ द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तब हम लोगों को ये इक्वेशन मेंशन करनी पड़ेगी कि आर्हेनियस इक्वेशन ये होती है और इस तरह से वो डिपेंड करता है। अब इसमें देखो, जो मैंने एक चीज और बताई थी कि y = e⁻⁻x लिखा होता है, तो इसका मतलब ये कि x इंक्रीज होगा तो y की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a कोई कांस्टेंट है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। e⁻ समथिंग आ रहा है, ठीक, और यहाँ पर हम लोग ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो वो कैसे हो रहा है? ये तो उल्टा उल्टा हो गया। नहीं भाई, बिल्कुल उल्टा नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर ये जो x लिखा है ये e⁻ में उल्टा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन t जो है ना वो उल्टा होकर लिखा हुआ है। यहाँ e के पावर में तो है ये नेगेटिव, लेकिन उसमें भी ये रेशो में नीचे होके आया हुआ है। इसका मतलब जब t इंक्रीज होगा तो ये क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ये डिक्रीज होगी तो नेगेटिव होने के कारण से ये टोटल क्वांटिटी कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली यहाँ दिमाग नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर k की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, नेगेटिव के हिसाब से कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये चीज अलग है पर ये इससे रिलेटेड है। इसमें t नीचे आ रखा है, यहाँ पर x नीचे नहीं आ रखा है, ऐसा नहीं है। ये y = e⁻⁻1/x नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये चीज में अंतर है। ठीक, अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर ये जो EA होता है इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और ये जूल पर मोल में लिखी जाती है। इनके यूनिट्स ध्यान रखने। R गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये T टेम्परेचर है, इसमें T को केल्विन में ही रखना है। इस A को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर, क्योंकि ये आर्हेनियस इक्वेशन है। इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह देते हैं, और इसी को हम लोग T एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह देते हैं, क्योंकि E के पहले लिखा हुआ है। फिर ये जो e⁻⁻ है इसको हम लोग बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं, या इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ये हमारे काम की बात है। ठीक है, अब देखो
इस तरह की जो एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये तो यूनिटलेस हो गया या डायमेंशनलेस हो गया। तो इसका मतलब है कि जो ए की यूनिट्स है वो किस पर डिपेंड करके के की यूनिट्स पर। और के की यूनिट्स निकालना हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के कैसे निकलेगा, के की यूनिट्स कैसे निकलेगी, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे निकलेंगी, ये सब हम लोगों को आता है। तो कोई पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए की यूनिट्स क्या है, तो हम लोगों को के की यूनिट्स बतानी है। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है यूनिट्स ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ के, है ना, या फिर रेट कांस्टेंट। लास्ट में ये लिखा है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। एक्सपोनेंशियली इसलिए लिखा है क्योंकि ई वाला फंक्शन यहाँ पर आ गया, इसलिए एक्सपोनेंशियली वर्ड काम में ले रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, जब हम लोग ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे तो इस तरह का ग्राफ बना था। ये मान लो प्रोडक्ट है, ये मान लो रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पर जो पॉइंट था उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे थे, मतलब इतनी एनर्जी तो हम लोगों को रिएक्शन कराने के लिए कम से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पूछता है तो हम लोग लिखेंगे दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू हैपन सो दैट द प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। ध्यान रखेंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी होती नहीं है, कुछ की होती है कुछ की नहीं होती। तो जिनकी होती हो तो चलो रिएक्शन करने के चांस बनते हैं, और जिनकी नहीं होती है तो उनको रिएक्शन कराने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करके हम लोग वहां तक पहुंचा देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ती है, ये तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ रही है यहाँ तक पहुंचाने के लिए, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग ई ए बोल रहे थे, एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इस वाली एनर्जी को माइनस कर दो, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये चीज भी समझना है, ये जो डिफरेंस होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे होते हैं उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सो इट इज द एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी विच वी शुड गिव टू द मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड सो दे कैन रिएक्ट एट लीस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन होने के लिए क्या चीज जरूरी है, एक तो सफिशिएंट एनर्जी की जरूरत है जिसको हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करके देते हैं, और दूसरा ये है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, सो दैट जो कोलिजन बन रहा है, कोलिजन होएगा, एनर्जी देने से कोलिजन तो हो जाएगा, तो जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव होना भी जरूरी है। वो इफेक्टिव नहीं होगा तो भी एनर्जी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब तक जो हम लोगों ने बात की है उसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आरएनएस फैक्टर की और एक्सपोनेंशियल फैक्टर की। तो जो आरएनएस फैक्टर था उसका दूसरा नाम था, मतलब वो ए लिखा हुआ था ना इक्वेशन में, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, आरएनएस इक्वेशन। इसमें ये जो ए था ना, ये आरएनएस फैक्टर था। इसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, इसी को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। ये क्या बता रहा होता है ये समझना है। ये बता रहा होता है कि ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो पर यूनिट टाइम थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल तक पहुंच गए और रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन कर दें और उससे प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, खाली कितने मॉलिक्यूल्स कोशिश कर रहे हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर अप्रोचिंग टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल पर यूनिट टाइम टू फॉर्म और टू रिएक्ट। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं आरएनएस फैक्टर्स। ठीक है, तो इसको लिखा हुआ है दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच ट्राई टू रिएक्ट पर यूनिट टाइम आफ्टर रीचिंग क्लोज टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, फिर ये भी लिखा हुआ है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट all such molecules will form products, only a fraction of such molecules will finally form product because their orientation may be different than the required one. फिर नेक्स्ट हमारे पास में ये वाला फैक्टर एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ये बता रहा होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच चुके हैं और जो ट्राई कर रहे हैं उनमें से कितने सक्सेसफुली प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। सब लोग तो प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे क्योंकि उनका ओरिएंटेशन ठीक नहीं था। ठीक है, तो उनमें से कितने सक्सेसफुली प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बना पा रहे हैं, उसके फ्रैक्शन को ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर बताता है। ठीक है, उसके फ्रैक्शन को इन कंपैरिजन टू द टोटल मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ध्यान रखना है दिस टेल्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइनली मेकिंग प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम आफ्टर रीचिंग क्लोज टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन के बारे में पढ़ा है और जो ग्राफ पढ़े थे, ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। खाली समझोगे तो रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बहुत आराम से चुटकी बजाते ही हो जाते हैं, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ डेरिवेशन है जो हम लोग को इतने नहीं पूछते पर फिर भी ध्यान रखना है।
तो देखो अर्निस इक्वेशन क्या थी, k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। दोनों साइड हम लोग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग हम लोग ले रहे हैं, जिसको पहले तो हम लोग ई लिख रहे हैं, बाद में ln से लिखेंगे। तो इसका लॉग लिखेंगे log k बेस ई, इस पूरे का लॉग लिखेंगे log a ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो जाने वाले हैं, a अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो log k हो जाएगा log a प्लस log ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब इस नेचुरल लॉग को हम लोगों ने ln लिख दिया है, केमिस्ट्री में नेचुरल लॉग को ln से लिखते हैं, ये ln a हो जाएगा। यहाँ पर ये पावर आगे आ जाएगी, ये माइनस ई अपॉन आर टी आगे आ जाएगा, और ये यहाँ पर बच जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब ये तो बेस ई है, इसलिए ln ई 1 हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग खाली इसको लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, इसको राइट साइड में लिख रहे हैं, तो ln k इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी प्लस ln a बन जाएगा। और यहाँ से जान करके हम लोग 1 अपॉन टी को साइड में ले रहे हैं, क्योंकि एक ग्राफ बनने वाला है, ln k इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी प्लस ln a। अब देखो ये ग्राफ है, एक तो ln k मीन्स ये, और दूसरा 1 अपॉन टी मीन्स ये, इनके बीच में ग्राफ है। तो ये ग्राफ देखो कैसे बन रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन के टाइप से बन रहा है। इसमें y और x के बीच में ग्राफ बनता है, तो m को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पर ये अपना ln k y है, 1 अपॉन टी x है, तो ये अपना स्लोप हो जाएगा माइनस ई अपॉन आर। जो पॉजिटिव होते हैं उनका ग्राफ तो ऐसे बनता है, जो नेगेटिव होते हैं उनका ग्राफ ऐसे बनता है। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, तो स्लोप कितना हो जाएगा माइनस ई अपॉन आर। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग नेचुरल लॉग को बेस 10 में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को 2.303 लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2.303 log k बेस 10। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको भी log में लिखना पड़ेगा, माइनस 2.303 log a बेस 10। 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इक्वेशन चेंज होके इसमें आ जाती है log k बेस 10। इसको आगे लिख दिया है log a बेस 10 और माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। अब यहाँ पर हम लोग 1 अपॉन टी और log k के बीच में ग्राफ बनाते हैं, जैसे ये, तो लाइन तो वैसे ही बननी है। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा 2.303, तो स्लोप हो जाएगा माइनस ई अपॉन 2.303 आर। ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि ग्राफ बेस 10 में बना हुआ है कि नेचुरल लॉग में बना हुआ है। ठीक, ये दोनों पूछा हुआ है, तो दोनों डिफरेंसेस हम लोगों को समझने। तो काम की बात ये है ग्राफ में। फिर हमारे पास में ये इक्वेशन है, इसको हम लोग दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए लिख रहे हैं, और उनको आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स इन इक्वेशंस पे हम लोगों को पूछ रखे हैं। देखो मान लो टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट को हम लोगों ने K1 लिख दिया, टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट को K2 से लिख दिया। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें T की जगह T1 लिख दो और यहाँ पर K1 लिख दो, फिर नेक्स्ट T2 लिख दो और यहाँ पर K2 लिख दो, बस ये लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू आएगा माइनस ई अपॉन आर टी टू प्लस ई अपॉन आर टी वन, क्योंकि जो log a वाली टर्म्स है वो तो कैंसिल हो जाएंगी। अब log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log K2 अपॉन K1, और यहाँ पर हम लोग ई अपॉन आर को कॉमन ले रहे हैं, फिर पॉजिटिव वाले को पहले लिख रहे हैं और नेगेटिव वाले को पीछे लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई अपॉन आर इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब ये नेचुरल लॉग में लिखा हुआ है, बेस ई में लिखा हुआ है, और ये हम लोगों ने चेंज करके log 10 बेस में लिख दिया, तो 2.303 एक्स्ट्रा हमारे पास में आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस हम लोगों को याद रखनी है, इन पर न्यूमेरिकल पूछते हैं। यहाँ पर आर वगैरह की वैल्यू हम लोगों को रखनी पड़ती है, तो आर 8.314 है जूल पर मोल पर केल्विन में, और ई ए को हम लोगों को जूल पर मोल में लिखना ही है। तो जब हम लोग इनको लिखते हैं तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल में हम लोगों को ये फॉर्म थोड़ी सी ज़्यादा काम आ जाए। यहाँ पर देखो log 10 में लिखा है सब कुछ, 1/2.303 को कैलकुलेट करते हैं तो 0.44 आता है, ये याद रखना आसान है, तो ये याद रख लो। इसको हम लोग 11/25 भी ले सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने आर की वैल्यू पुट नहीं की है। यदि आर की वैल्यू 8.314 पुट करते हैं तो ये कन्वर्ट होकर हो आता है 0.05, ये भी आसान पड़ता है। या इसको हम लोग 5/100 लिख सकते हैं, मैं इसको प्रीफर करूंगा। यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल को ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मेंशन कर दो, उसके बाद में ये लिख दो और साथ में लिख दो कि पुटिंग आर इज इक्वल टू 8.314, तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल है। उसके बाद में कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगी।